स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज के पार्ट में हम ये सीखने का प्रयास करें कि एक जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कैसे करवाए जाते हैं। उसके क्या मानक हो सकते हैं कि किसी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष माने। और साथ ही हम ये देखने का प्रयास भी करेंगे कि जो भारत में चुनाव होते हैं उसमें किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो आइए संक्षेप में इन दोनों विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो विषय आज हम लेने वाले हैं वो ये है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष किस रूप में माने जाएंगे। क्या मानक हो सकते हैं कि एक चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष हम माने। चुनाव से अभिप्राय होता है चुनना। तो किसी का चुनाव किसी को किस आधार पर चुना जाए कि उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुना हुआ माना जाए, इसके लिए ये 5 मानक निर्धारित हैं। नंबर 1 है मताधिकार की सार्वभौमिकता। मताधिकार की सार्वभौमिकता से अभिप्राय ये कि चुनने वाले लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को मताधिकार बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दबाव के प्राप्त हो और सबके वोट का जो मूल्य है वो एक समान रूप से निर्धारित हो। नंबर दूसरा है विकल्पों की अधिकता। चुनने के लिए जो विकल्प हैं वो अधिक मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनने के लिए केवल 1 या 2 ही विकल्प मौजूद हो। चुनने वाले जो लोग हैं उनके पास विकल्पों की अधिकता होगी तो ही वे अपनी पसंद को अधिक रूप से व्यक्त कर पाएंगे। नंबर अगला है नियमित रूप से चुनाव होना। एक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तभी माना जा सकता है अगर उसकी जो अंतराल है वो नियमित रूप से होता रहे। चुनाव अगर एक लंबे समय तक ना हो और सरकार की मर्जी पर चुनाव हो तो इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से नहीं माना जा सकता। नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। बात है लोग जिसे चाहें चुनाव उसी का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने बहुमत के आधार पर जिसे चुना हो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाए या किसी दबाव या बाहरी हस्तक्षेप से उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लोग जिसे चाहते हैं वही चुनकर आए, वही जीत कर आए। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतिम विशेषता है निष्पक्षता अर्थात बाह्य दबाव से मुक्ति। जब भी चुनाव हो उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या कोई दबंग हो या किसी प्रकार का कोई स्थानीय प्रभाव उसमें ना हो। लोग अपनी इच्छा से अपनी मताधिकार का उपयोग जिस प्रकार करना चाहें वे उसको करने में योग्य हो। ऐसी व्यवस्था ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक महत्वपूर्ण गुण मानी जा सकती है। अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है। भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के और पंचायत स्तर के जो चुनाव हैं वो नियमित अंतराल पर होते रहते हैं। इन सब में लगभग एक समान प्रक्रिया का पालन होता है। इस प्रक्रिया को ही हम इस भाग में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है वो है निर्वाचन क्षेत्र का गठन। पूरे भारत को या जिस स्थान पर चुनाव होना है उसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, अर्थात एक जनसंख्या को लगभग समान भागों में निर्धारित करके एक चुनाव क्षेत्र का निर्माण किया जाता है जहां से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन करके भेजती है। नंबर दूसरा है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र से अभिप्राय ऐसी जातियां जिनको की उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है उनके लिए जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधित्व की संभावना को बढ़ाने के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित करके रखा जाता है। भारत में लोकसभा में अगर बात की जाए तो वहाँ पर 84 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 47 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं ताकि इन समुदायों को भी उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिले। नंबर तीसरा है मतदाता सूची का निर्माण। मतदाता सूची से अभिप्राय ऐसी सूची जिसमें कि वोट देने वाले सभी नागरिकों का ब्यौरा होता है। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी कानूनी जो योग्य नागरिक होते हैं उनका नाम इसमें दर्ज होता है। ये सभी जो मतदाता सूचियां हैं वो निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बनती है। प्रत्येक निर्वाचन जो क्षेत्र है वहाँ की निर्वाचन सूची अलग होगी और जिस वर्ष चुनाव होते हैं लगभग ये उस वर्ष की 1 जनवरी तक अद्यतन की जाती है, अर्थात उस साल की 1 जनवरी तक जिसका नाम 18 वर्ष की आयु को पार कर चुका है उसका नाम इसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसमें अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। भारतीय निर्वाचन आयोग ऐसे नागरिकों को जिनका नाम इसमें होता है उन्हें एक निर्वाचन ID या जिसे वोटर ID कहा जाता है उनको वो प्रदान कर। नंबर अगला है नामांकन करना। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होना चाहता है, भाग लेना चाहता है, उसे अपना नाम
जो सक्षम अधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। साथ ही उसे इस पत्र को भरना पड़ता है जिसमें कि उसके बारे में जो आपराधिक मामले हैं उसका विवरण देना पड़ता है, संपत्ति का विवरण देना पड़ता है, अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो विवरण है वो देना पड़ता है। साथ ही जो चुनाव के लिए व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे एक समय दिया जाता है कि वो अपना नाम अगर वापस लेना चाहे तो वापस ले सकता है, और उसी दिन जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसे एक ऐसा चिन्ह प्रदान करता है जिसे कि चुनाव चिन्ह कहा जाता है। ये चुनाव चिन्ह किसी धर्म से या किसी प्रकार के जो बाह्य दबाव से मुक्त होता है ताकि लोगों को ये किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सके। अगला है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान से अभिप्राय ऐसे अभियान में जिसमें कि जो उम्मीदवार है वो लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने को वोट करने के लिए प्रभावित करने के लिए कई तरह के प्रचार अभियान चलाता है। ये प्रचार अभियान किसी भी प्रकार से जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन ना करे, ऐसा सबको ध्यान रखना पड़ता है। अभियान के जो मुख्य तरीके हैं वो हैं नंबर 1 रैली निकालना, नंबर 2 पत्र पत्रिकाएं, नंबर 3 पोस्टर लगाना, नंबर 4 झंडे व बैनर लगाना, और नंबर 5 है वाहनों द्वारा प्रचार करना। ये सभी जो तरीके हैं, जो ये सभी प्रकार के जो चुनाव अभियान प्रचार के जो क्रियाकलाप हैं वो आपने अपने स्थान पर देखे होंगे। उसके पश्चात जो अगला चरण होता है वो है मतदान। ये चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा निर्धारित जो टीम है वो पोलिंग बूथ पर पहले पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पे पूरी तैयारियां करके वहां पे वोटिंग करवाती है। वोटिंग होने के पश्चात जो अगला चरण होता है वो है मतगणना। जितने भी वोट कास्ट हुए होते हैं उन सब की गणना उम्मीदवार के अनुसार की जाती है और जिस व्यक्ति को अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये चुनाव प्रक्रिया का एक संक्षेप में वर्णन आपके सामने बताया गया। अगर आप चाहें तो इसके लिए इसका विस्तृत वर्णन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के पाठ में हमने ये जाना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसे कहा जा सकता है और भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उसका क्या एक प्रक्रिया है, उसकी किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।